अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो खबर और तज्जिया। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में मेरे साथ मुजम्मिल सौरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाजरीन, सबसे पहले बात आज सबसे बड़ी खबर के हवाले से। इमरान खान के एक्स हैंडल से एक वीडियो शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से जो अपलोड हुई, उसके बाद FIA साइबर क्राइम की टीम ने रात गए अडयाला जेल का रुख किया और सवालात के जवाबात मांगे, लेकिन इमरान खान ने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। मुजम्मिल साहब, सूरत हाल तो यही लगती है। जो तर्जुमान PTI हैं वो तो ये कह रहे हैं कि यहाँ मुल्क के अंदर से तो एक्स अकाउंट हैंडल हो ही नहीं रहा है, ये बाहर से डील हो रहा है, बाहर मतलब कि मुल्क के बाहर से। और दूसरी तरफ एक स्टेटमेंट उठाकर देख ली जाए आर्मी चीफ साहब की, दहशतगर्द, डिजिटल दहशतगर्द भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, टेररिज्म। और वो कह भी रहे हैं प्रॉक्सी और बाहर से चल रहा है और सब लोग बारी बारी मान रहे हैं। हम पहले सुनवा दें कि बैरिस्टर गौहर इस हवाले से क्या कह रहे हैं। इस हवाले से ना PTI ने बहुत से मौक़िफ़ बदले हैं। इनके हर लीडर का अलग मौक़िफ़ है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि सबके अलग अलग सुनवाएं, ताकि लोगों को पता लगे कि कंफ्यूजन कितना है और कौन क्या कह रहे हैं। ठीक है, बैरिस्टर गौहर साहब क्या रहे हैं, आपको सुनवाते हैं इस ट्विटर अकाउंट के हवाले से। समटाइम चीज़ें ओवरडू हो जाती है, वो एक कंसर्न है खान साहब का, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ना खान साहब ने उसके कंटेंट्स देखे ना उनके बाकी चीज़ें देखी है। लेकिन वो जो तनाजुर हमने ड्रा करना था जी कि 1971 वाला मुवाजना करना था, वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, नॉट अदरवाइज। फौज के बारे में कोई कुछ नहीं, वो सिर्फ हमारा पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। खान साहब टीम से भी कोऑपरेट नहीं कर रहे FIA की। बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट भी सामने है। इन्होंने कहा कि इसका फौजी तनाजुर नहीं था, और वो मतलब एक बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि इसका गलत तनाजुर। लेकिन ये वीडियो इमरान खान के ट्विटर हैंडल पे आज भी मौजूद है। PTI ने उसे रीट्वीट किया हुआ है। PTI के सब अरकान असेंबली को फ़ोन करके कहा गया उनकी सोशल मीडिया टीम की तरफ से कि इसको रीट्वीट करें। फोन करके कहा गया? हाँ, फ़ोन करके सोशल मीडिया बाहर से। अच्छा। कि इसको खान साहब का हुक्म है कि इसको रीट्वीट करें। हर एक से रीट्वीट कराया गया। जो नहीं करना चाहता था उसे थ्रेट किया गया कि रीट्वीट करो, नहीं तो पार्टी से निकाल देंगे। कॉल्स का रिकॉर्ड भी निकाल लिया FIA ने सब। तो अब आप जरा बाकी लीडरों की जरा इबाहमी गुफ्तगू जरा सुनवाएं क्या है इस पे। शोएब शाहीन साहब भी इनकार कर रहे हैं कि जी ये तो ज़ाहिर है एक्स जो अकाउंट है वो तो नहीं करते हैं उससे ट्वीट इमरान खान साहब। और वो क्या कह रहे हैं शोएब शाहीन साहब, आपको सुनवाते हैं। मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं तो वीडियो नहीं देखी आपने? मैं वीडियो भी नहीं देख सका, आई एम सॉरी। और पहली वीडियो भी नहीं देखी आपने? पहली वीडियो भी नहीं देखी, मैंने दोनों वीडियो नहीं देखी। मैं सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मुझे कोई भेज देता है WhatsApp पे मैं देख लेता हूँ। वाहिद लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते। शोएब शाहीन साहब ने जाने छुड़वा दिया कि मैं तो देखा ही नहीं, मैं क्या कमेंट करूं। सबसे पहले ट्वीट करते हैं अपने प्रोग्राम का, बहुत अच्छा ट्विटर हैंडल है। चलें जी, शोएब शाहीन साहब ने कहा नाम मैंने देखी, नाम मुझे सर आपने देखी? मैंने तो देखी है, मैं कहूँ मैंने नहीं देखी। उसमें क्या है, हमीदुर रहमान कमीशन क्या है? देखिए उस पर बाद में बात करते हैं, जरा बाकी लीडर्स भी सुनवा लें, फिर इकट्ठे बात करें। इंडिया ने उस रिपोर्ट का इस्तेमाल कैसे किया, इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी रऊफ हसन साहब क्या कह रहे हैं इसी वीडियो के हवाले से, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये वीडियो तो जेल में है, उन्होंने कैसे वीडियो अपलोड करनी, बनानी है? अप्रूवल से अपलोड हुई होगी? आई डोंट थिंक सो। आज मिलके आए, इतना बड़ा इशू आपने उनसे पूछा ही? जी, मैंने उस वक्त इतना हमें पता नहीं था इसका कि ये कोर कमांडर्स की मीटिंग वगैरह हुई है। जो खान साहब को पता नहीं था इस वीडियो का? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। ये कैसे हो सकता है? आप मैं सब जानते हैं कि इमरान खान PTI उनका अपना ट्विटर अकाउंट है। अगर उनका अपना भी है तो वो इसको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं इस वक्त। देखिए वो जेल कौन में ऑपरेट कर रहा है? कोई तो ये मुझे इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि कौन इस वक्त इंक्वायर करना पड़ेगा, बिकॉज सोशल मीडिया में हैंडल नहीं करता। सर आपके सोर्सेज क्या क्लेम करते हैं, कौन? अच्छा, इसी प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा है कि ये पाकिस्तान के बाहर से हैंडल हो रहा है। कौन चला रहा है? जिब्रान साहब चला रहे हैं, जिब्रान इलियास साहब चला रहे हैं। कहाँ से? शिकागो से। अच्छा। हाँ, वहाँ पाकिस्तान के बाहर से चल रहा है। इसी में रऊफ हसन साहब ने आगे कहा है कि जी वो बाहर से चल रहा है। वो कह रहे हैं मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तो ट्विटर क्या क्योंकि करेगा? मुकदमा बन रहा है ना, कोऑपरेट हर करेगा? कोई कह रहा है मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक चीज तो है, फिर अब बात तो फिर वही बात है तो मुश्किल की बात है। लेकिन वही बात है कि ट्विटर तो बिल्कुल कोऑपरेट करेगा। ऐसी चीज है जिससे बैरिस्टर गौहर ने ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया, शोएब शाहीन ने ऐलान ताल्लुकी कर दिया, रऊफ हसन ने ऐलान ताल्लुक। और किसके आपके पास? और अभी हमारे पास शॉट हैं जैन कुरैशी, अली मोहम्मद खान साहब, वो भी कह रहे हैं और उन्होंने भी कहा है कि जी हम इसको नहीं प्रमोट कर। जैन कुरैशी ने क्या कहा? आपने कहा है ना कि इमरान खान का उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो नहीं यूज करते जेल में, उनके पास तो फोन ही नहीं है। तो जैन ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको।
ये कि खान साहब के अकाउंट को कोई बाहर से कर रहा है या कोई और हो रहा है। देखिए ऑब्वियसली इमरान खान साहब जो है पाबंद सलासिल है और वो अपना अकाउंट खुद तो नहीं मतलब कर सकते, तो पार्टी को करना पड़ता है और पार्टी ही खान साहब की ट्वीट्स करती है, उनकी अप्रूवल से करती है और उनकी एंडोर्समेंट से करती है। पार्टी अप्रूवल से करती है, तो अप्रूवल किसने ली? खान साहब की अप्रूवल से करती है। तो देखिए ना, रऊफ हसन साहब ने कहा खान साहब को कुछ पता नहीं होता क्या हो रहा है। जैन कुरैशी साहब ने कहा नहीं, पार्टी उनकी अप्रूवल से करती है, जो करती है पार्टी करती है, उनकी अप्रूवल से करती है। लेकिन इस ट्वीट का उन्होंने कहा उनको भी नहीं अंदाजा। और अली मोहम्मद खान साहब, वो भी सुनवा देते हैं आपको क्या कह रहे हैं। अकाउंट कहाँ से ऑपरेट हो रहा है और कौन कर रहा है। इस पे आज कोर कमेटी की एक मीटिंग है और उसमें मजबूत फैसले आपको देखने को मिलेंगे। कुछ चीजें जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो आइंदा से नहीं होगी और इमरान खान साहब की कोई भी चीज आइंदा से अगर ट्वीट होगी वो तब होगी जब इमरान खान साहब की 100% नॉलेज में होगी। मुजम्मिल साहब, कोर कमेटी के इजलास में ये भी हुआ है डिस्कस कि ये अब एक्स हैंडल बंद करने की तरफ जा रहे हैं इमरान खान का। हाँ, कि ट्विटर नहीं चलाएंगे, कि नहीं चलाएंगे, उनका अकाउंट बंद कर देंगे, तो इससे क्या मामला हल हो जाएंगे, एक और पेज खोल लेंगे? नहीं हाँ, अगर गवर्नमेंट बंद कर, गवर्नमेंट कैसे बंद करेगी, वो जो ट्विटर ने बंद करना है ना, वो कहेंगे प्रॉक्सी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, देखें अब अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि खान साहब की नॉलेज के बगैर हुआ है और आइंदा से ऐसा नहीं होगा। अब आप देखें, एक ना मुझे नजर आता है कि एक पैनिक सिचुएशन में है पीटीआई, कि हो तो गया ट्वीट कल फॉर्मेशन कमांडर्स के बाद और उससे पहले रात एफआईए के जाने के बाद एक पैनिक पोजीशन उससे पहले से ही नजर आ रही। रऊफ हसन साहब मतलब उन्होंने कर दिया हुआ है, खान साहब के ऑर्डर्स हैं, इसको डिलीट नहीं करना, सबको पता है मुकदमा बनने लगा है, ये एक और 9 मई है। खान साहब ने कहा डिलीट नहीं करना, तभी तो डिलीट नहीं हुआ। उन्होंने कहा ऑन एयर के ये कर देंगे डिलीट, अभी तक तो नहीं किया। जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं तब तक तो डिलीट नहीं हुआ। नहीं, हम चेक कर लें। नहीं, अभी तक तो डिलीट नहीं हुआ। तो मेरा ये ख्याल, देखिए उसमें मौजूदा आर्मी चीफ की तस्वीर भी लगाई गई है जनरल जहिया के साथ, पाकिस्तान टूटने का, और कहा है कि आज फिर टूटने का। गद्दार कौन था? गद्दार कौन था, तो उसमें आसिम मुनीर साहब की फोटो भी 3 मिनट 9 सेकंड पे लगाई गई है। याहिया की भी है। देखो याहिया के दौर में तो हुआ, आसिम मुनीर के दौर में क्या हुआ, आप मेरे आप उनको याहिया से क्यों मिला रहे हैं? नहीं, हाँ, ऑब्वियसली आप मेरी बात समझे ना, आप नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो गलती तो हो गई है, ये पीटीआई के लीडर्स को अंदाजा हो गया है। मैं आप और इंटरनेशनल मीडिया इसको उठा रहा है। अच्छा, वो उठा रहा है, इंडिया में उठाया जा रहा है, पूरी दुनिया। लेकिन आप ये देखें कि बैरिस्टर गौहर से लेके अली मोहम्मद खान से लेके रऊफ हसन से लेके शुएब शहीन से लेके मुफाहमती, मुजाहमती, हार्ड लाइनर, सॉफ्ट लाइनर, सभी पैनिक पोजीशन में है। अच्छा, अब खान साहब ने कहा है कि मैं तो जेल में हूँ, मुझे क्या पता मेरा ट्विटर हैंडल कौन है। अच्छा, ये पाकिस्तान तो आज तक खान साहब से ये नहीं पूछ सका कि टेरियान आपकी बेटी है या नहीं है। वो ये कैसे पूछ लेगा ट्विटर हैंडल आपका है या नहीं है। वो साइफर मुकर गए हैं कि जी मैंने वो साइफर नहीं लहराया था, हालांकि जलसे में कह रहे थे कसम से यही साइफर है, मैं लहरा रहा हूँ। तो आप कह देंगे ये मैंने तो नहीं किया, जाओ जिब्रान इलियास को पकड़ लो। नहीं, तो आप तो इसका मतलब है फिर ये भी कह देंगे कि इद्दत में निकाह का जो केस है ये भी फिर बिल्कुल जो बनता है बिल्कुल दुरुस्त केस बनता है। ये तो फिर फैसला हमें अदालतों पे छोड़ना चाहिए। देखिए अदालतों में जाके मुकर जाएंगे ना, वो कहेंगे कि मैंने तो नहीं किया, मैं तो जेल में था, मेरा एक्सेस नहीं है। अच्छा सर, ये हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को छुपाया क्यों गया? नहीं, रिपोर्ट पब्लिक है, पब्लिक कर दी गई थी मुशर्रफ दौर में। पहले क्लेम किया कुछ चीजें पाकिस्तान के स्टेट के लिए जो थी वो उनको रोका गया, बाकी तो 90% रिपोर्ट पब्लिक है। और ऑलमोस्ट सभी टॉक शोज में हो रहा है डिस्कस। बताएं फिर गद्दार है कौन? मुजीबुर रहमान। नहीं, मैं गद्दार समझता हूँ। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि उनका रॉ से ताल्लुक था, इंडिया उनकी मदद कर रहा था। वो तो कोई दूसरी राय नहीं। अगर कोई सियासतदान ये मानता है कि उसका रॉ से ताल्लुक है, वो रॉ से पैसे ले रहा था, मतलब ये कोई एक आदमी जो रॉ की पेरोल पे था, जो इंडियन मदद से पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहा था, आप उसके, मुझे तो उसके गद्दार होने में डाउट नहीं है। आज कोई पाकिस्तानी सियासतदान भी अगर रॉ की पेरोल पे है या रॉ से पैसे ले रहा है तो मुझे उसके भी गद्दार होने पे कोई डाउट नहीं है। आप मेरी बात समझें, अगर उन्होंने अपनी बायोग्राफी में खुद माना है कि मैं इंडियन एजेंट हूँ और मैं इंडिया की पेरोल पे था, तो फिर मेरा मतलब है मुझे ये डिसाइड करने में क्या प्रॉब्लम है जब उनका कन्फेशनल नोट प्रॉब्लम मौजूद है। तो ये खान साहब के लिए कोई इशू होगा कि वो उसको गद्दार मानते नहीं मानते। मेरे लिए तो कोई इशू नहीं जब एक आदमी इंडियन पेरोल पे रहा था या रॉ का एजेंट था या कुछ था। नवाज शरीफ साहब ने भी एक दफा क्लीन चिट दी थी अपनी तकरीर में शेख मुजीबुर रहमान को। सर गलती नहीं थी उसकी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो एक गलती दूसरी गलती का सियासतदान अपने वक्त पर ही क्यों याद करते हैं? नहीं, एक उन्होंने एक बात की, लेकिन उस वक्त के आर्मी चीफ को तो गद्दार नहीं कहा।
आप मेरी बात समझे। यहाँ से इस पकड़े, वीडियो वहाँ से पकड़े, एक में बात इस नहीं है। वीडियो में 3:03 पे आपने मौजूदा आर्मी चीफ की फोटो क्यों लगाई? इस पे डिबेट, दिस इज डिबेटेबल। आप मेरी बात समझे ना, आप हिस्ट्री की बात It कर should रहे हैं, not आप कुछ happen और in कर रहे future. हैं, वो एक और बात है। लेकिन आपने उस पर मौजूदा चीफ की फोटो क्यों लगाई? मौजूदा फौजी क़यादत को क्यों बदनाम करना चाहते हैं? उनको आप या मुजीब से क्यों रिलेट कर रहे हैं? ये भी तो जब बताएं। दुश्मन पहले से ही ताक लगा के बैठे हैं। इसलिए मेरे ख्याल में डिजिटल दहशतगर्दी वाली बात उसके बाद आई है, और वो इस वीडियो के बाद आई है, और मेरे ख्याल में ये भी 9 मई जैसा टेस्ट केस उनके लिए बन तो जाएगा। 9 मई तो कुछ नहीं हुआ, 1 साल गुजर गया, उन्होंने कहा कर लें जो करना है, अब इसको बंद करके देख लें। लतीफ़ खोसा साहब बड़े सख्त अल्फाज में बड़ा दबंग किस्म की तकरीर कर रहे हैं, इजाज़त देते हैं तो मैं उनके जुमले आपके सामने रख देती हूँ। कह रहे हैं कि जब वकला खड़े हो जाते हैं, वकला तहरीक चलाते हैं, तो फिर पहले ही देख चुके हैं, माजी उठाकर देख लें कि परवेज़ मुशर्रफ को जिंदा उन्होंने पाकिस्तान नहीं आने दिया, तो इसलिए मजबूर ना करें। मैं आपको एक बात बताऊं, वकला का मुत्तहिद होना भी बहुत ज़रूरी है वकला की तहरीक के लिए। जजेस का मुत्तहिद नहीं, आप मेरी बात सुनिए, वकला में डिवीजन है इस बात पे। इस वक्त कोई पीटीआई, मैं आपको बताऊं, उसमें आजम नज़ीर तारड़ और दूसरे ग्रुप जो हैं उनका, एहसन बून वगैरह का ग्रुप अपनी जगह मौजूद है, आमिर खान का ग्रुप मौजूद है, और कोई ऐसी पीटीआई के लिए वकला के अंदर वेव नहीं मुझे नज़र आती। लेकिन हमारा चूँकि आज का जो टॉपिक है वो FIA का ये केस है, मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी सीरियस केस नाउ, इट इज़ वेरी सीरियस केस, और खान साहब को ये FIR दर्ज हो जाएगी, क्योंकि FIA में ये असूल है कि पहले इंक्वायरी होती है फिर FIR दर्ज होती है। तो वो रात पहले तमाम हुज्जत के लिए खान साहब के पास वकला की मौजूदगी में जवाब दूंगा, वो इंक्वायरी हो गई है, बाकी लोगों से जो भी है, मेरे ख्याल में खान साहब को उसमें मुलज़म नामजद कर दिया जाएगा, और खान साहब पर ये FIR जो है वो दर्ज हो जाएगी। और ये तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि अब एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसे बंद करने की तरफ जाएंगे, लेकिन मामला का हल निकलेगा नहीं। मेरा मतलब है कि आप नया एक्स अकाउंट बना लेंगे बाहर से ही बैठ के, उसके भी उसके एक दिन में उतने मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे जो खान साहब के, वो को बंद करना तो उसका नहीं है हाल, मेरे ख्याल में बंद करने के नतीजे में तो कुछ नहीं हो जाएगा ना। मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी एक्सरसाइज होगी जिसका रियासत को भी कोई फ़ायदा होगा। नया एक्स अकाउंट बन जाएगा, वो जिस भी नाम से बने, वो चाहे बल्लेबाज के निशान से बन जाए, वो किसी भी नाम से बन जाए, फैन क्लब से बन जाए, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ केस बनेगा, आप एक्स अकाउंट मटेरियल है, और मैं समझता हूँ कि एक लड़ाई है पीटीआई के अंदर। मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊँ, जिस तरह पीटीआई के लीडर्स ने खुद को डिस्टेंस किया है इस वीडियो से, उनकी बेबसी भी जाहिर हो रही है कि वो इसको डिलीट नहीं करा सकते। पूरी पार्टी देखें, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, तर्जुमान रऊफ हसन, शुएब शाहीन, अली मोहम्मद खान, और भी जितने, जैन कुरैशी, और भी जितने लीडर हैं, सब इस वीडियो के खिलाफ हैं, लेकिन कोई डिलीट नहीं करा सकता। बेबस लोग हैं, इनका पार्टी की अक्सरियत भी कह रही है, आज पूरी कोर कमेटी कह दे तो वो जबरान से ट्वीट डिलीट नहीं करा सकते, क्योंकि इनके पास उसका एक्सेस ही नहीं है। अच्छा, हाँ, आप मेरी बात समझें। तो कैसे मैसेज कन्वे करेंगे खान साहब? बस वो खान साहब का अपना जो भी मैकेनिज्म है, वो कहते हैं रऊफ हसन ही मैसेज कन्वे। ये रऊफ हसन साहब का एक डिप्लोमेटिक बयान था जो उन्होंने काशिफ अब्बासी के शो में दिया कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो खुद केस से बचना चाहते थे, और उनका मतलब था मेरे ऊपर ही केस ना बन जाए। तो जो पाकिस्तान में लोग हैं वो इस केस से बचने के लिए वो खुद को इससे डिस्टेंस कर रहे हैं, लेकिन बाहर जबरान जो है वो मेरा नहीं ख्याल इससे पीछे हटेंगे, और ना खान साहब कहेंगे कि इस ट्वीट को डिलीट किया जाए। अच्छा, वो इस वीडियो को अपलोड रखेंगे अपने अकाउंट से, बेशक आप केस भी बना लें, सजा भी दे दें, वो इससे नहीं, क्योंकि वो एक नैरेटिव बिल्डिंग रियासती इदारों के खिलाफ कर रहे हैं, और वो उसको जारी रखेंगे। वो अच्छा सर, एक और पहलू इसका, अगर केस बन जाता है, फॉर एग्जांपल अब ये भी केस बन जाता है, खान साहब के खिलाफ बन जाता है और अदालत में पहुंच जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने नहीं आ जाएंगी। मसला रियासत के लिए मजीद खतरे की घंटी है ना, कि मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मंजर यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। मसलन क्या रियासत को क्या प्रॉब्लम है? मतलब आपने रियासत के खिलाफ एक वीडियो लगाई है जो डेरोगेटिव है, डेफेमेटरी है, रियासत के खिलाफ है, उस पर सजा होगी। इसमें रियासत एट स्टेक का है, एट स्टेक तो खान, मुझे इसमें 100% सजा भी नजर आती है। इट्स अ नटशेल केस, रियली, यस, इट्स अ नटशेल केस। द वीडियो एडिटेड है, वीडियो में आपने मौजूदा क़यादत को लगाया है। तो अगर माफी तलाफी कर लेते हैं खान साहब? मेरा नहीं ख्याल माफ़ी तलाफी होगी। जो कल फॉर्मेशन कमांडर्स का प्रेस रिलीज है डिजिटल, मुझे लगता है इसमें कोई माफ़ी तलाफी नहीं होगी। टेररिस्ट, लेट्स सी कि अब क्या होता है आने वाले टाइम में। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं
उन पर अमेरिकी जिक्र करेंगे हम। ट्रम्प की बात कर लेंगे जी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उन पर भी अदालत ने केसेस की एक भरमार है। 90 से ज़ायद केसेस का उनको सामना, एक और केस उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। कितनी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अमरीकी अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी है, और अब देखना यही है कि अब होगा क्या, फैसला क्या आएगा। 11 जुलाई को ये फैसला सुनाया जाएगा। मुज़म्मिल साहब, साबिक हमारे साथ मुशीर डोनाल्ड ट्रंप साजिद तारड़ साहब हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की फ़ैन फॉलोइंग पर, उनके वोट बैंक पर इस केस के बाद कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस वक्त ये फैसला सुनाया जा रहा था, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की वेबसाइट के ऊपर लोग इतने ज्यादा पैसा दे रहे थे, कंट्रीब्यूट कर रहे थे, कि उनकी वेबसाइट क्रैश कर गई थी। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त न्यूयॉर्क, जो कि ब्लू स्टेट है, वहां पे ब्रॉन्क्स में उन्होंने आज से तकरीबन 4-5 दिन पहले एक जलसा किया। 80,000 लोग एक ब्लू स्टेट के अंदर वहां पे इकट्ठे हुए हैं। और ये सारी चीजें बताती हैं कि जूं ओबामा और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनको दबाने की कोशिश कर रही है, लोगों के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। और दूसरा, यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि ये पॉपुलैरिटी केसेस की वजह से नहीं है। अमेरिका आज हर फ्रंट पे हार रहा है। आप चाहे वो फॉल ऑफ काबुल हो, चाहे रेड सी हो, चाहे गाजा वार हो, चाहे सदर्न बॉर्डर हो, इस वक्त अमेरिका हर गेम हारता नजर आ रहा है। और इसी वजह से इस वक्त लोग चाहते हैं कि चेंज आए, और वो चेंज डोनाल्ड ट्रंप साहब के पिछले 4 साल मौजूद थे। कोई जंग नहीं छेड़ी गई थी, इकॉनमी पीक पर थी, चाइना कंट्रोल में था। तो ये सारी चीजें मिस कर रहे हैं लोग। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी जो है वो तो आसमानों को छू रही है। बल्कि इस इलेक्शन से ये जो फैसला किया गया है, जो ज्यूरी जिसने ये सारा कुछ किया गया, न्यूयॉर्क एक ब्लू स्टेट है, इससे मजीद डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। और मैटर ऑफ फैक्ट, डोनाल्ड ट्रंप साहब इज गेटिंग अ फ्री एयर टाइम फ्रॉम एवरी टीवी चैनल राइट नाउ। तारड़ साहब, अब जुलाई 11 को सजा सुनाई जाएगी। यू एक्सपेक्ट फाइन या इम्प्रिजनमेंट? को 4 साल कैद है या फाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? तो इसमें देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ अगर देखा जाए तो दोनों चीजें हो सकती हैं। और बड़ा सियासी फैसला किया गया है। उसको कन्वेंशन से 4 दिन पहले सजा सुनाई जाएगी, ताकि किसी तरीके से या डोनाल्ड ट्रंप साहब को जेल में डाला जाए, या उनको कन्वेंशन में जाने से रोका जा सके, या उनकी पॉपुलैरिटी को डैमेज किया जा सके। लेकिन उनके पास अपील का हक मौजूद है। और उनको इसके बावजूद कि अगर उनको अरेस्ट भी कर लिया जाए तो वो इलेक्शन से नहीं रोका जा सकता। 3 जो मेन कंडीशंस हैं टू रन फॉर पब्लिक ऑफिस एज ए प्रेसिडेंट, उसमें ये चीजें कैटेगरी में नहीं आती। डोनाल्ड ट्रंप साहब को इलेक्शन से नहीं रोका जा सकता। हाँ, इलेक्शन फेयर ना कराए जा सके, एक ये खदशात इस वक्त मौजूद है। नाअहली की कौन सी 3 शराइत हैं? अगर सजा याफ्ता शराइत नहीं है, इसको सियासत, इनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से नाअहल नहीं किया जा सकता। चाहे वो फेलनी, आज भी अगर देखा जाए तो आज भी डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अ क्रिमिनल फेलन है। उस पर अभी अपील करेंगे, एक कोर्ट का फैसला आ चुका है। लेकिन फेलनी भी जो है वो रोक नहीं सकती प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। लेकिन क्या रोक सकता है? आदमी जेल से भी लड़ सकता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जेल से भी लड़ सकता है, बिल्कुल जेल से भी लड़ सकता है, कन्विक्ट होकर भी लड़ सकता है। अगर लड़ेंगे इसमें कन्विक्ट भी लड़ सकता है, अगर सजा हुई हो फिर भी इलेक्शन। 3 जो शर्तें हैं उसमें अमेरिकन बॉर्न सिटीजन होना चाहिए, उसके बाद उसकी 35 साल से एज ज्यादा होनी चाहिए, और उसका कुछ अरसा अमेरिका के अंदर रेजिडेंसी उसकी होनी चाहिए। ये 3 शर्तें हैं सिर्फ। इसमें बिल्कुल कोई क्रिमिनल रैकेट या सिविलियन रैकेट जो किसी किस्म का केसेस नहीं, उसको इलेक्शन से नहीं रोक सकता। रिबेलियन की भी तो बात है ना, 14th अमेंडमेंट का सेक्शन 3 भी तो है ना। नहीं, उसमें उन्होंने 14th अमेंडमेंट ये ट्राई कर चुके हैं कि किसी पहले उसको वो ट्राई की जा चुकी है, लेकिन वो उनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी से नहीं रोक सकेंगे। सिर्फ इस वक्त जो ज्यादातर इन्होंने यूज किया है, 8 साल पुराना केस था, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन उस पे एक्सपायर हो चुके थे।
ये सिर्फ इसलिए उनको डैमेज करने की, एक तो उनके नर्व्स फेल करने की कोशिश की गई, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, और दूसरी बड़ी टेक्निकल तरीके से उनको कैंपेन चलाने से दूर रखने की कोशिश की गई। अभी वाशिंगटन का भी तो एक केस बाकी है, जो कैपिटल हिल पर हमले का केस, उसमें भी उनका इस्तेस्ना खत्म हो चुका है, उसमें भी तो सजा हो सकती है। देखिए इसमें मुजम्मल भाई केसेस तो, चार्जेस तो 90 के करीब है। डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा अपनी तकरीरों में ये कहते हैं कि उनके ऊपर अल कपोन, जो कि शिकागो के बहुत बड़े गैंगस्टर थे, उनसे ज्यादा भी चार्जेस हैं। और यहाँ ये बताना बहुत जरूरी होगा कि 3 साल इलेक्शन, उनकी प्रेसिडेंसी के एक्सपायर होने के 3 साल तक जमहूरियत सोई रही, सजा उसके बाद 3 साल कानून सोया रहा। जो ही उन्होंने अपनी कैंडिडेसी डिक्लेयर की तो सारे केसेस, सारा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इकट्ठा हो गया, FBI इकट्ठी हो गई, पूरी एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी हो गई, क्योंकि पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ रही थी। उनको पता था कि स्विंग स्टेट्स हैं, उनमें भी उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। तो दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो अमेरिका एक नई जमहूरियत में एक नई हिस्ट्री रकम कर रहा है। अच्छा साजिद तारड़ साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ कराया जा रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कराया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रही। इलेक्शन पर भी कोई असर या फर्क पड़ सकता है? नहीं, इलेक्शन देखें, जितना ये दबा रहे हैं लोगों को, वो विक्टिम नजर आ रहे हैं। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा, ये सियासी मुकदमा इस वजह से है क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल जिसने ये सारा कुछ चार्ज किया है, उसका ये पॉलिटिकल मोटिव था, उसकी कैंपेन का हिस्सा था कि मुझे वोट दें, मैं डोनाल्ड ट्रंप को अदालतों में घसीटूंगा। उसके बाद आपको ये भी बताना चाहूंगा कि न्यूयॉर्क एक हैंड पिक स्टेट है, जहां पे जजेस सारे डेमोक्रेट गवर्नर्स के अपॉइंटेड हैं, ज्यूरी सारी डेमोक्रेटेड है, क्योंकि स्टेट ब्लू स्टेट है। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वेन्यू को चेंज करना, उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट की गई थी, मुझे यहां से इंसाफ की तवक्को नहीं है, मेरा केस कहीं और इसको ट्रांसफर किया जाए, उसको भी रिजेक्ट किया गया। और उसके बाद देखने वाली सारी बात ये है कि 3 साल क्यों नहीं पहले छेड़ा गया इसको। अच्छा, जब अब वो अपील कहाँ करेंगे? अब उनका अगला राइट ऑफ कहाँ पे है? राइट ऑफ अपील न्यूयॉर्क में ही है। राइट ऑफ अपील पहले न्यूयॉर्क के हाई कोर्ट में करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अभी तो देयर इज अ लेयर ऑफ राइट्स टू अपील। तो ये न्यूयॉर्क हाई कोर्ट में कब तक लग सकती है ये अपील? 11 जुलाई को जब इसका फैसला सुनाया जाएगा, और उसके बाद एक टाइम फ्रेम होता है कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपने अपील फाइल करेंगे, और वो अपील का सोच रहे हैं, अपील करेंगे। नहीं, अपील लग कितने अरसे में, डिले कितना है, कितने अरसे में लग जाएगी? नवंबर से पहले लग जाएगी? नहीं, मुश्किल है, नवंबर तक नहीं लगेगी। उसका डिपेंड करता है कि कितना उसको जल्दी एक्सपेडाइट करते हैं। तो अगर नवंबर तक अपील नहीं लगेगी तो नवंबर तक कन्विक्शन तो स्टैंड करेगी फिर? हाँ, कन्विक्शन स्टैंड करेगी। जिस आपको बताया, कन्विक्शन जो है उससे इलेक्शन में से नहीं रोका जा सकता, वो तो जेल से भी लड़ सकते हैं इलेक्शन, अगर अरेस्ट भी कर लिया जाए। यहाँ आज जितने एनालिस्ट हैं वो ये इस चीज के बारे में भी सोच रहे हैं कि वो सिर्फ इसलिए इसको 4 दिन कन्वेंशन से पहले रखा गया है कि किसी तरीके से इनको कन्वेंशन में जाने से भी रोका जा सके। हो सकता है इनको हाउस अरेस्ट भी कर लिया जाए साजिद साहब? पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और अगर वो अगले जो 2 मुकदमात हैं, जो क्रिमिनल चार्जेस हैं, उनमें भी सजा हो जाती है एंड ही इज कन्विक्टेड थ्राइस, फिर भी वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, चाहे उन्हें 10 साल कैद हुई हो। मैं जितनी मर्जी हो जेल से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसमें बिल्कुल इसको और कॉन्स्टिट्यूशनली इसको टेस्ट किया गया। सजा का मुअत्तल होना भी जरूरी नहीं है, सजा मौजूद हो तब भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल लड़ सकते हैं इलेक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन 3 चीजों से रोकता है। पाकिस्तान के कानून में तो नहीं लड़ सकते ना, आपको सजा हुई हो तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। पाकिस्तान तो फिर कानून के भी आपको पता है, आपका नंबर दुनिया में किस जगह पर है, और आपकी जमहूरियत का भी आपको अंदाजा है कि नंबर आज आप अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम का भी मजाक उड़ा रहे हैं कि ब्लू स्टेट है, उसके वो अदलिया ठीक नहीं है, तो बराबर ही खड़े हो गए आज हमारी और आपका निजाम है। इसमें मुजम्मल भाई बिल्कुल कोई शक नहीं है कि आज अमेरिका एक डेवलपिंग कंट्री का नक्शा पेश कर रहा है दुनिया के सामने, आज इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूं पहली दफा एक साबिक वजीर आजम को इस तरीके से अदालतों में घसीटा गया, इसकी मिसाल पहले नहीं मिलती। और मैं ये बिल्कुल वाकई कहूंगा, मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, जहां से जमहूरियत शुरू हुई थी, जहां 250 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री मौजूद है, वहां पे आज दुनिया देख रही है। और ये दिस इज ये जमहूरियत के कफन में आखिरी किले ठोक रही है। कोई ऐसा रास्ता कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन ना लड़ सकें? देखें ना, बाइडेन इंतजामिया की तो एक ही ख्वाहिश है, वो ना लड़ सकें। कोई ऐसा कानूनी रास्ता कोई मुमकिन है? कोई ऐसा रास्ता नहीं है इस वक्त इनके पास सिवाय जिंदगी मौत के कि इनको इलेक्शन से रोका जा सके।
और मैं दूसरी आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब और इस वक्त रिपब्लिकन जो सेनेटर और सियासतदान हैं वो सारे उनको खदशात है कि ये किसी तरीके से मेल इन वोटिंग के ऊपर फिर कोई ड्रामा करेंगे, किसी तरीके से इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है उनको कुछ करेंगे, क्योंकि इस वक्त जिंदगी मौत इन्होंने जो ओबामा इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका को ओबामा 12 साल से चला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो उनकी सेहत इजाजत नहीं देती कि वो स्टेज पे चढ़ के खुद उतर सके, वहां से किसी जहाज की सीढ़ियों पे चढ़ सके। तो दर हकीकत ओबामा इज रनिंग द कंट्री, ओबामा इज रनिंग द गाजा वॉर एंड एवरीथिंग। तो ओबामा ही सारा कुछ ऑपरेट कर रहे हैं। और यहाँ ये बताना जरूरी है कि जब 12 साल एक बंदा एस्टेब्लिशमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI और CIA को कंट्रोल करता है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और आज ये नजर आ रहा है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि आज जब फैसला सुनाया जा रहा था, जब ज्यूरी फैसला सुना रही थी, तो जज साहब अपने मुंह पे हाथ रख के हंस रहे थे। लेकिन एक और बात भी सामने आई है कि अगर ट्रंप सदर बन जाएं तो चूंकि ये स्टेट ने सजा सुनाई हुई है, वो खुद को पार्डन नहीं कर सकते, क्योंकि ये फेडरल सजा नहीं है, ये स्टेट ने सजा सुनाई है, तो उन्हें अपनी सजा काटनी पड़ेगी बतौर सदर भी, वो खुद को माफी नहीं दे सकते। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है, अगर बताया जाए तो मैंने सारे इसकी एविडेंसेस पढ़ी थी। माइकल कोहन साहब को मैं पर्सनली जानता हूं, कई लोगों को जानता हूं जो इस केस के कई की प्लेयर थे, जो उनके जो बाहर उन्होंने सोशल मीडिया पे ये जो खबरें दे रखी थी, अकॉर्डिंग टू द लॉ उनकी शहादत, उनकी एविडेंस एक्सेप्टेबल ही नहीं थी। सबसे बड़ी तो बात ये है। और दूसरा, स्टैच्यूज ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो चुके थे इस केस के। और तीसरी बात ये है कि 8 साल पुराना केस है, 8 साल पुराना। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज नॉट अ प्रेसिडेंट। तो दर हकीकत इस सारे का सारा जो मुकदमा है, सियासी मुकदमा है, मोटिव सियासी है। और चले ठीक है, ब्लू स्टेट इसका जो करेगी। सुप्रीम कोर्ट में अभी दरवाजे खुले हैं, वहां पे सारे ब्लू या सारे लेफ्टिस्ट जज नहीं बैठे, तो कहीं ना कहीं से इंसाफ मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप साहब को। लेकिन आप कह रहे हैं ना, इलेक्शन तक तो अभी केस सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, इलेक्शन तक तो अभी न्यूयॉर्क हाई कोर्ट में ही फंसा होगा, अभी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकता। तो क्योंकि ये सब कहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ये तो सब कहते हैं कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप जजेस की अक्सरियत है, ट्रंप ने ज्यादा जजेस लगाए हुए हैं अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में, तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का तो ट्रंप की तरफ झुकाव नजर आता है। बिल्कुल। तो देखिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकती है कि अगर किसी तरीके से इनको अरेस्ट करने की कोशिश की जाए या कैंपेन से दूर रखने की कोशिश की जा सके, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपने उनके राइट्स मौजूद हैं। और दूसरा ये कि अगर उनको अरेस्ट भी करते हैं तो उस पर बेल हो सकती है, चीजें दोबारा हो सकती हैं। दर हकीकत इस केस में से जो निकलता है सबसे ज्यादा वो यही है कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को कैंपेन से रोका जा सके, उनको फाइनेंशियली वीक किया जा सके, और उनके नर्व्स को टेस्ट किया जा रहा है दर हकीकत। और अगर ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी जाए, मैं आज वाशिंगटन DC में बैठा हूं, माहौल जो है वो इनके अगेंस्ट जा रहा है। मैं बल्कि हैरान हूं कि ओबामा साहब के और बाइडेन साहब के जो एडवाइजर है वो अच्छे एडवाइजर नहीं है, क्योंकि जो ये दबाते जा रहे हैं। ब्रांक्स के अंदर 80,000 लोगों ने इकट्ठा हुए आज से 3 दिन पहले। ब्रांक्स इज अ हैवीली ब्लू एरिया, ब्लू स्टेट, और उस वहां पे 80,000 लोगों का डोनाल्ड ट्रंप साहब को आगे सपोर्ट करना आज से 2-3 दिन पहले इस चीज की गवाही है कि इस वक्त लोग बेजार हैं, जंगों से बेजार हैं। साहब, जो हालात आप बता रहे हैं, जिन हालात का आप जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत और अमेरिका की सियासत में कुछ खास फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको क्या लगता है चांसेस कितने हैं ट्रंप के सदर बनने के? क्योंकि पाकिस्तान की सियासत भी कहीं ना कहीं तो असरअंदाज होगी उस फैसले के बाद। नहीं, उसमें पाकिस्तान के बिल्कुल, एक तो मैं यहाँ पे इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये जो आप कंसेप्शन आपने बना रखा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें शुरू हो जाएंगी और जेलों से लोगों को निकाल दिया जाएगा, एक तो ये बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है। दिस इज नॉट हाउ द गवर्नमेंट्स ऑपरेट। ये बिल्कुल इसका कोई, हाँ, उसको पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिलेशन स्टेट के ठीक जरूर होंगे, लेकिन उसका सियासी मुकदमात के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। सीधा सवाल कर देते हैं, एक मिनट, सीधा सवाल कर देते हैं। वो कहते हैं ट्रंप आएगा तो पाकिस्तान में इमरान खान भी आ जाएगा। हमारे यहाँ मुशाहिद हुसैन साहब ने कहा है कि फिर वाशिंगटन से कॉल आएगी ट्रंप आने के बाद इमरान खान के लिए। मुशाहिद साहब कह रहे हैं यही। बिल्कुल मुजम्मल भाई, मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ। बिल्कुल ये नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे और इमरान खान साहब सारे बाहर आ जाएंगे, ये बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। उसकी ये बिल्कुल गलत कंसेप्शन है। दिस इज नॉट हाउ द स्टेट्स और दिस इज नॉट हाउ अमेरिका ऑपरेट्स। अमेरिका के रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ स्टेट टू स्टेट हैं। आपका ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप लोग समझते हैं कि शायद इमरान खान साहब के डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, अगर हो भी
तो फिर भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इस तरह आपके लीगल मैटर्स में इंटरवीन नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एक और बात भी है कि अगर ट्रंप सदर भी बन गए तो जैसे आप कहते हैं 90 केसेस हैं, सजाएं हुई होंगी, अपीलें चल रही होंगी, तो ही विल बी अ वेरी वीक प्रेसिडेंट। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट उन पर चढ़ी होगी और वो एक बहुत ही वीक विकेट पे होंगे, एक मजबूत सदर नहीं होंगे अगर बन भी जाएं तो। मैं एग्री कर रहा हूं आपसे, मैं एग्री करूंगा मुजम्मल भाई। बल्कि आज हम यहाँ पे एक ग्रुप बैठ के रिपब्लिकन डिस्कस कर रहे थे कि आज जो कुछ अमेरिका के अंदर हुआ है, कल को डोनाल्ड ट्रंप साहब पुतिन के साथ बैठेंगे, कल को जो डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट शी के साथ बैठेंगे तो वो उतने स्ट्रांग नहीं होंगे जितना एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को होना चाहिए। जो आज इन्होंने डैमेज किया है, इन्होंने अमेरिका की सियासत को डैमेज किया है, इन्होंने अमेरिका के नाम को डैमेज किया है, इन्होंने ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को डैमेज नहीं किया। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, वो वेट नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो पहले मौजूद था, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से आज जो सारा सेटअप किया। वैसे मुजम्मल भाई, मैं वैसे यहाँ पे ये भी ऐड जरूर करना चाहूंगा कि अमेरिका इज ऑन अ फ्री फॉल टू बिगिन विद, आफ्टर फॉल ऑफ काबुल, आफ्टर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिक्स, आफ्टर द रेड सी के अंदर हूतियों का होना, गाजा की वार इनके कंट्रोल से बाहर होना, 36,000 लोगों को इस वक्त मर्डर किया जा चुका है और इजराइल जो है असला इनका, पैसा इनका, और इनकी एक बात नहीं सुन रहा। वो तो जितना वीक, मैंने अपने 36 साल 35 साल की अमेरिकन रेजिडेंसी के अंदर अमेरिका को इतना लाचार, बीमार और बेकार नहीं देखा जो मैं अब देख रहा हूं। और जो आज हुआ है इस सारी चीजों के अंदर लास्ट क्वेश्चन, एनी चांस रिपब्लिकन्स ट्रंप को कहें कि आप स्टेप डाउन कर जाएं, वी पुट अ न्यू कैंडिडेट, ताकि एक फेयर कॉन्टेस्ट तो हो सके? नहीं, इसमें वो ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, निकी हेली की, रॉन डिसेंटिस की, और सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। इस वक्त किसी भी रिपब्लिकन प्रेसिडेंट और किसी कैंडिडेट के अंदर इतना रिपब्लिकन इतने उनके पीछे इकट्ठे नहीं होंगे जितने डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ हैं। लेकिन अल्टीमेटली सियासत के अंदर कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। कोई ऐसी स्टेज आ सकती है कि कोई और स्टेप इन हो, अगर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हों। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जितने डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद पम्प्ड अप हैं, जितनी एनर्जी उनके अंदर मौजूद है और जितनी इस वक्त आवाम उनके पीछे खड़ी है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और आके यहाँ पे आज भी ये बात की जाती है कि मुतबादल निकी हेली हैं या कोई और होगा, कि ट्रंप की अपनी बेटी भी हो सकती है? निकी हेली हैं, रॉन डिसेंटिस हैं जो फ्लोरिडा के गवर्नर हैं, ये दोनों काफी पॉपुलर हैं रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत कम चांस। और ट्रंप ने अभी तक अपना वाइस प्रेसिडेंट भी अनाउंस नहीं किया। मार्को रूबियो इस वक्त फ्रंट रनर है, ऑलमोस्ट जो सेनेटर थे पुराने, उनके ऊपर इस वक्त काफी बातें हो रही हैं कि मे बी, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी को पिक नहीं किया। ठीक, बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब आपके वक्त के लिए। मुजम्मिल साहब, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज की इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी है कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट 3 जून को समाअत करेगा। मुजम्मिल साहब, ऊंट किस करवट बैठेगा? अच्छा, वैसे इस बेंच के हवाले से बहुत क्या सराहियाँ थी। पहले तो मंसूर अली शाह के सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच ने सारी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल की और केस लार्जर बेंच को भिजवा दिया। तो सबका ख्याल था कि अगर सुनना लार्जर बेंच में है तो आपने मुअत्तल क्यों की हैं, इब्तदाई इसमें क्यों शुरू से लार्जर बेंच को सुनना चाहिए था। फिर एक बहुत क्यास रही थी कि जी चूँकि बात की जा रही थी कि चीफ जस्टिस का टेन्योर होना चाहिए, रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस हवाले से बहुत अननर्व्ड हैं कि मेरा मतलब है कि जिन्होंने आगे चीफ जस्टिस बनना है कि जी आप मुद्दत बढ़ा रहे हैं या आप टेन्योर पोस्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस की, तो काजी फाइज ईसा के ऊपर बड़ा दबाव है, इसलिए ये केस वो सुनेंगे नहीं सुनेंगे। मेरे ख्याल में ये सब कंसर्न्स अपनी जगह मौजूद थे और सब इसके बारे में बात कर रहे थे कि ये मखसूस नशिस्तों वाले का असल जो गवर्नमेंट ने ये कह दिया ना कि हम जजेस की मुलाजमत की मुद्दत बढ़ा रहे हैं, उससे भी जजेस में आया कि जी अगर काजी फाइज ईसा साहब ने 3 साल रहना है तो फिर शायद मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस ही ना बन सके, मंसूर अली शाह तो फिर भी बन जाएंगे। तो एक बड़ी कंट्रोवर्सी ये लोग बात कर रहे थे कि शायद ये मखसूस नशिस्तें इसलिए भी मुअत्तल हुई हैं कि 2/3 गवर्नमेंट के पास ना रहे और गवर्नमेंट 2/3 ख़त्म करें और शायद इस किस्म की कोई तरमीम या ना आ सके।
लेकिन अब मेरे ख्याल में कि एक कंसेंसस सुप्रीम कोर्ट में होके एक फुल कोर्ट बन गया है, 13 रुकनी बन गया है, और जिसमें जैसे 14 जजेस हैं, मुशर्रत हलाली इसलिए नहीं है कि वो बीमार है। हाँ, तो मेरा ख्याल है अच्छा है, एक कलेक्टिव विजडम के तौर पे, जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे फुल कोर्ट हमने देखा है, और चीज़ों में जो बहुत अहम मामला हैं उन पर फुल कोर्ट है। वैसे भी पेशावर हाई कोर्ट में भी 5 रुकनी बेंच था जिसने ये फैसला किया हुआ है। मुज़म्मिल साहब, वो केसेस और थे, इसका सीधी तरह हुकूमत का एडवांटेज है। आपको लगता है कि हो पाएगा? 2/3 मेजॉरिटी है, अगर मिल जाती है तो क्या क्या तरमीम करेगी हुकूमत? इलेक्शन कमीशन का फैसला एक तरफ है, पेशावर हाई कोर्ट के एक जज का फैसला एक तरफ है, 5 जजेस का। देखिए 3 जगह से ये फैसला हो चुका है, 3 जगह से ये मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल चुकी हैं। लेकिन नहीं, राइट तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है। नहीं, कैसे राइट है उनका? लेकिन अब जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा तो राइट कैसे है? राइट आपका आजाद उम्मीदवार तो राइट आपका आपको बैठे बैठे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा तो आजाद को तो मखसूस नशिस्तें आजाद को नहीं जस्टिफाई नहीं किया ना। नहीं, मखसूस नशिस्तें आजाद को नहीं मिलती, ये पेशावर हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया, 5 रुकनी बेंच ने कहा। अदालत इसका मतलब फिर गलत फैसला कर गई? नहीं, ये तो अभी इब्तदाई रिलीफ दिया ना, उन्होंने कोई फाइनल डिसीजन तो किया ही नहीं, उन्होंने सस्पेंड की और कहा कि केस लार्जर बेंच को भेजा जाए, अभी डिसाइड तो होना है। अदालत ने सिर्फ एक इब्तदाई तौर पे उन्हें सस्पेंड किया, जो मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए था। मखसूस का मामला है, बल्ले के निशान का मामला है, वो पिटीशन जो है वो भी रिव्यू में है। नहीं, उसमें क्या होने वाला है? डिसाइडेड है एक दफा, रिव्यू तो अब नैब तरमीम का भी चल रहा है, रिव्यू तो देखें चलता ही रहता है, एक दफा तो डिसाइडेड है। वो बल्ले वाला निशान भी 4 प्लेटफॉर्म से होकर सुप्रीम कोर्ट, कोई चीज सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट तो आ नहीं सकती, पहले इलेक्शन कमीशन, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ना। ऐसा ही तो ये बल्ले वाला भी ऐसे ही चला और अब ये भी ऐसे ही चला है, तो मेरे ख्याल में अच्छा हो गया, फुल कोर्ट बन गया है। और मेरी राय है कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं, ये जैसे पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, इलेक्शन कमीशन का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के लिए ओवरटर्न करना मुश्किल होगा। वह अक्सरियती राय जो है वो हुकूमती इत्तेहाद के हक में होगी, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बारे में लीगली उनकी सीटें बनती नहीं, उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। इलेक्शन लड़ने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फैसला हुआ है, पहले तो हुआ नहीं है, तो पहले ही सारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पे। ये अचानक से इसमें बड़ी बहस चल रही है, एक क्रिटिसिज्म अलग है, लेकिन एक बहस है कि क्यों फुल कोर्ट बनाने का क्यों फैसला अचानक? इसलिए कि मेरे ख्याल में अहम केस है, इससे पार्लियामेंट है। किसके लिए? दोनों के लिए, हुकूमत और पीटीआई के लिए, दोनों के लिए। आप मेरी बात सुनिए, दोनों के लिए बहुत अदलिया के लिए भी है, अदलिया के लिए भी, क्योंकि बहुत से फैसले अदालतों के हवाले से भी होने। नहीं, अदालतों के हवाले से क्या फैसला? जजेस के एक्सटेंशन। देखिए, अगर 2/3 मिल जाती है तो फिर एक बात है जरूर कि एक्सटेंशन बन सकती है, ये नहीं हो सकती। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये फुल कोर्ट अब 3 जून से लग रहा है, तो मुझे लगता है जैसे 4-1 से वो फैसला हुआ ना लाइव स्ट्रीमिंग वाला। हाँ जी, सब कह रहे थे कि जी वो खाली अतर मनीला साहब थे। मेरे ख्याल में कलेक्टिव विजडम जो है ना वो इस तरफ ही जाएगी कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हुकूमती इत्तेहाद की बनती हैं, कलेक्टिव विजडम उस तरफ नहीं जाती हुई मुझे लग रही। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि जिस तरह सबका ख्याल था कि लाइव स्ट्रीमिंग क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, देखिए ना 4-1 से फैसला आ गया। अच्छा, तलाल चौधरी साहब एक तरफ कह रहे हैं कि खान साहब दबाव बढ़ा रहे हैं अदालतों पर रिलीफ के लिए, दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा वो अलल ऐलान कह रही हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, और कह रही हैं कि जी किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है और हम अडयाला जेल के बाहर नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, आप सुनवा दें। अलीमा खान क्या कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। अगर केसेस का अगले हफ्ते तक नहीं फैसला होता, हम आगे अडयाला जेल के बाहर बैठ जाएंगे और हम यहाँ से नहीं उठेंगे। नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर अगले हफ्ते तक फैसला ना हुआ तो मतलब वो तो अल्टीमेटम दे रही है। मतलब वो ये, आप कभी भी कोर्ट को डिक्टेट तो नहीं कर सकते कि अगर कोर्ट ने फलां तारीख तक मेरे केस का फैसला न किया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप मेरी बात सुनिए, यहाँ लोगों के धमकियां नहीं, यहाँ तो 10-10 साल से 20-20 साल से लोगों के केस पेंडिंग है। कोई अदालत को धमकी लगाता है, उन्होंने तो अदालत को थ्रेट किया है ना कि अगर अगले हफ्ते तक इमरान खान के केसों का फैसला न किया तो हम फिर अडयाला के बाहर धरना दे देंगे। उन्होंने कहा मेरे साथ कोई भी ना बैठा, मैं अकेली बैठ के थोड़ी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है और मेरे ख्याल में शायद वो पार्टी से भी खुश नहीं है और अकेले ही उन्होंने ये ऐलान किया है। ख़ुद भी उनको भी मेरी इतलात है कि पार्टी के मामलात से काफ़ी अलहदा कर दिया गया था। नहीं, वो कह रही हैं कि डील
का प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, डील नहीं करेंगे। अब आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि वो कह रहे हैं कि इमरान खान दबाव बढ़ा रहे हैं, अब आप कह रहे हैं अब आप कह रहे हैं वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं। ये फैसला करना जरा कि इमरान खान डील नहीं करेंगे, इसीलिए अब अदालतों से अगर रिलीफ नहीं मिलता तो हम समझ जाएंगे कि जजेस भी दबाव में है। मतलब अगर जजेस ने इनके हक में फैसला कर दिया तो ठीक है, खिलाफ किया तो ठीक नहीं है। दबाव में नहीं, मतलब ये तो कोई डेफिनेशन नहीं है। ये कौन सी डेफिनेशन है कि अगर आप मेरे हक में फैसला करेंगे तो आप गैर जानिबदार हैं, मेरे खिलाफ फैसला करेंगे तो दबाव में है। सर ये तो हम कितने सारे प्रोग्राम्स में जजेस को देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि फैसला 4-1 से 3-1 से 2-1 से। नहीं, सबका ख्याल था कि अकेले काजी फायज ईसा जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग के खिलाफ है। जब गिनती हुई तो अक्सरियत खिलाफ थी, 4-1 था। खाली अतर मनीला अकेले थे, पहले लग रहा था सारे अतर मनीला के साथ हैं। हालांकि उन्होंने खुद को काला भूंड कहा है, पर काला भूंड अकेला है ना, आपको पता अकेला ही होता है, उसके साथ बाकी जजेस नहीं होते, बाकी जजेस नहीं है काले भूंड। ये भी फैसला कर नहीं क्या जरूरत नहीं, उन्होंने खुद को काला भूंड कहा है और उसी बेंच में वो अकेले हैं काले भूंड, बाकी 4 जजेस उनके साथ नहीं थे। उन्होंने कहा हम कोई भूंड नहीं है, आप ही अकेले होंगे। तो बहरहाल मेरे ख्याल में ये हुआ। तो जलसा भी करने जा रही है तहरीक इंसाफ। हाँ जलसा भी, लेकिन इस्लामाबाद में, रवात में नहीं। हाँ अदालत ने उन्हें रवात की इजाज़त दी है, डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें रवात की इजाज़त दी है, अदालत ने केस निपटा दिया है। अदालत ने कहा जाए रवात जीटी रोड पर जलसा, लेकिन कोई उल्टी सीधी बात नहीं चलेगी जलसे। 39 शराइत है। हाँ। रियासत के खिलाफ नारा नहीं लगेगा, कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचेगा, अच्छे बच्चों की तरह आएंगे, अच्छे बच्चों की तरह आएंगे, जलसा करेंगे, अच्छे बच्चों की तरह वापस चले जाएंगे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। वो जलसा तो ना हुआ जिसमें तोड़ फोड़ ना हो, जिसमें 39 शराइत हो। नहीं, शराइत में क्या है? शराइत में यह है कि आप रियासत के खिलाफ नारा नहीं लगाएंगे। आपके ख्याल में लगाने की इजाजत होनी चाहिए? नहीं, बेशक नहीं। अच्छा नहीं, इदारों को कमजोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, और इदारों को भी अवाम की का लिहाज इज्जत रखकर उन्होंने कहा है कि तोड़ फोड़ नहीं होगी, तो आपके ख्याल में तोड़ फोड़ की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन तमाम सियासी जमातें इसकी कैटेगरी में आती हैं। नहीं, अभी तो जिनको इजाजत मिली है उनकी बात हो रही है, तोड़ फोड़ की इजाजत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उन्होंने कहा टाइम पे शुरू करें, टाइम पे खत्म करें, गलत बात है। वो तो कोई नहीं फॉलो कर सकता। ये बड़ा मुश्किल है ना। अच्छा, टाइम पे शुरू करें जितनी है तो, लेकिन मेरे ख्याल में जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है ना, वो 39 शराइत के हवाले से नहीं है। वो चाहते हैं F9 पार्क में, या वो जो जहाँ पे इमरान खान ने इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में जलसा किया है, या F9 पार्क, वो चाहते हैं, क्योंकि धरने में भी बदल सकता है वो जलसा। अच्छा, गवर्नमेंट उनको वो जगहों पे इजाज़त नहीं दे रही, उन्होंने दिया है रवात जीटी रोड पे। अब इस गर्मी में कोई इस्लामाबाद से निकले और रवात जीटी रोड पे पहुंच जाए, बड़ा मुश्किल है। 8 जून वाले दिन ना, हीट वेव देखें, गर्मी देखें, लोगों का सब्र देखें। लोग शाम को F9 पार्क तो पहुंच सकते हैं, लेकिन रवात जीटी रोड पहुंचना अमली तौर पे मुश्किल है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने भी उनको इनकार कर दिया ना, इसीलिए तहरीक इंसाफ ने उनको भी अंदाजा है कि रवात जीटी रोड तो खाली होगा ना। अगर F9 पार्क तो लोग चलते फिरते 2-4-5 हज़ार पहुँच जाएंगे, रवात जीटी रोड पहुँचना ज़रा मुश्किल है। तो इसलिए मेरा ख्याल है उन गवर्नमेंट को वो उसमें दोबारा, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ जलसे नहीं करना चाहती, वो एक लीगल लड़ाई जारी रखती है कि हमें इजाज़त नहीं मिल रही। वरना आपको जलसा करने की जहाँ इजाज़त, वैसे तो जलसा करने की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, मौलाना कर ही लेते हैं ना बगैर इजाज़त के। लोग आ जाएं तो कोई क्या कह सकता है। मौलाना भी आजकल खामोश होकर बैठ गए हैं, कहाँ कब है उनका जलसा, कब आएंगे सड़कों पे? मैं ख्याल है उनका और पीटीआई का वो बनी नहीं बात, बनी नहीं। देखें, हमने आपको कहा था नहीं बनेगी, आपको बहुत उम्मीद थी कि बन जाएगी। नहीं, मुझे पता था कि मैनेज हो जाएंगे। मैनेज की बात नहीं है। देखें आप देखें, मौलाना को पीटीआई की जरूरत नहीं है, पीटीआई को मौलाना की जरूरत है। पहले नहीं, उनको मौलाना को क्या देगी पीटीआई? एजेंट इसीलिए तो नहीं, मौलाना को क्या देगी पीटीआई? वो तो ये तो अब सरबराही पे बात आके नहीं, ना, वो तो सरबराही की बात नहीं है। सिग्नेचर चारे खान साहब के नहीं, देखें, आपने सदारती उम्मीदवार बनाया महमूद खान अचकजई को, मुलाकात तो उनके साथ भी हुई। एक मिनट, तो जाए महमूद खान अचकजई से तहरीक चलवा लें, फिर मौलाना के पीछे क्यों फिरते हैं? तहरीक चलाने के लिए मौलाना, सदारत के लिए महमूद खान अचकजई। देखें, ये तो नहीं चलता। देखें, अगर आपको मौलाना की जरूरत है तो आप उन्हें सदारती उम्मीदवार बना लेते। हो सकता है बदलने फैसला। अब तो सदारती इलेक्शन हो गया यार, आप कई दफा कैसी बात कर देती हैं। नहीं जमील साहब, आपको पता है ना कि मौलाना साहब तो हुकूमत में बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि मैनेज हो जाएंगे, नहीं हो पाए ना। नहीं, ये हुकूमत कहती थी मैनेज होने की बात कि मौलाना साहब तो कुछ नहीं कर सकते। मौलाना साहब ने सीधी तरह कह दिया कि हाँ साहब कितने भी इंपॉर्टेंट है और हुकूमत नहीं, और हुकूमती इत्तेहाद भी देख लें, मैनेज नहीं कर पा रहे। कौन? मौलाना साहब को मैनेज ने, अगर वो पीटीआई के साथ नहीं गए तो मैनेज ने। अच्छा,
मतलब अब ये हुकूमत सिर्फ की क्या political ख्वाहिश stunt थी कि हम बाहर निकल आएंगे, सड़कों पर नहीं, निकलें। हुकूमत की क्या ख्वाहिश थी कि मौलाना पीटीआई के साथ ना जाए। हुकूमत का तो काम हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ ये फैसला अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, कॉन्फिडेंट नहीं है आप इस बात पे? नहीं, मेरे ख्याल में बहुत टाइम गुजरता जा रहा है। अच्छा। और पीटीआई का जो नॉन पॉलिटिकल बिहेवियर है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा है। मैंने मौलाना की पिछले दिनों एक गुफ्तगू सुनी है। क्या? उन्होंने कहा हमारा तो धांधली का मुकदमा ही पीटीआई के खिलाफ है, तो हम बात तो एस्टेब्लिशमेंट की भी करते हैं। नहीं, मतलब हुई तो वो कहते हैं हमें हराकर पीटीआई को जिताया गया है, तो फिर वो कहते हैं कि हम उनके साथ कैसे तहरीक चला सकते हैं, हमें हराकर उनको जिताया है एस्टेब्लिशमेंट ने, तो ये मुकदमा है, तो उनके साथ कैसे चल सकते। बहरहाल अभी भी लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आप इसी उम्मीद पर रहें, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत ऐसे ही अनप्रेडिक्टेबल। नहीं, आप नहीं कुछ कर सकते। काफी प्रेडिक्शंस ठीक है, ऐसी कोई अनप्रेडिक्टेबल चले देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है और बताएंगे नाजरीन को जरूर। मुझे फिलहाल सना कहवान को और मुजम्मिल सौरवर्दी साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए।